नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले बात करेंगे छतरपुर जिले में जहरीली शराब से हुई 4 मौतों पर। दूसरी तस्वीर में हम बताएंगे कि इस बार बजट सत्र में शिवराज सरकार किसानों के लिए पिटारा खोलने जा रही है। तीसरी खबर में बात होगी टोल पर फास्टैग की अनिवार्यता पर। और चौथी और अंतिम खबर इंदौर से है, जहां से मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। पहली तस्वीर जहरीली शराब पर सियासत हो रही है, ये उसकी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर जो है वो किसानों पर फोकस, यानी कि किसान हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से किसान जो है किसानों को लेकर काफ़ी सियासत हो रही है। किसान मुद्दा बने हुए हैं अभी पक्ष विपक्ष दोनों के लिए ही, और लगातार जो है सियासत भी गरमाई हुई है किसानों को लेकर भी। तीसरी तस्वीर है जिसमें फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। फास्टैग और इसके साथ ये भी बताएंगे कि फास्टैग लगाने से क्या और कैसे फ़ायदा होगा, और अगर नहीं लगवाते हैं तो फिर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। वही चौथी तस्वीर इंदौर की है, जहां पर जो है वृद्ध महिला तड़प रही है। वो इलाज कराने गई थी लेकिन उसके पैर में कीड़े पड़ गए हैं। मध्य प्रदेश में मुरैना के बाद छतरपुर जिले में जहरीली शराब पीने से हुई 4 लोगों की मौत के बाद सियासत फिर से गर्म हो गई है। विपक्ष एक बार फिर सरकार पर हमलावर है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि उज्जैन में जहरीली शराब से 14 लोगों की मौत, मुरैना में 25 लोगों की मौत के बाद अब छतरपुर में शराब से 4 लोगों की मौत, दुखद मौत। शिवराज जी, ये शराब माफिया कब तक यूं ही लोगों की जान लेते रहेंगे? कमलनाथ ने पूछा है कि आखिर ये माफिया कब गड़ेंगे, कब लटकेंगे? आपका बदला हुआ मूड कब इन माफियाओं को दिखेगा? वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मौत जहरीली शराब पीने से नहीं हुई है। विस्रा रिपोर्ट भी सामने आ गई है। शराब पास में यूपी के ठेके से लाई गई थी। हम प्रदेश के बॉर्डर पर जहां से शराब की तस्करी होती है वहां पर चौकसी बढ़ाएंगे। दरअसल पूरी घटना हरपालपुर थाने के ग्राम परैथा की है। इनमें पिता पुत्र ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 अन्य लोगों की मौत इलाज के दौरान हुई है। वहीं एक की हालत गंभीर है। सभी को उल्टी, दस्त और ना दिखने की परेशानी हुई थी। पिछले माह मुरैना जिले में भी जहरीली शराब पीने से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। दुखद है वो प्रसंग। 200 मीटर दूरी यूपी से जो प्रथम दृष्टया आया है, शराब के ठेके से आई थी। तो न तो वो माफिया वाली बात है, न जहरीली शराब वाली बात प्रथम दृष्टया आ रही है। पोस्टमार्टम हो गए, बिसरा प्रिजर्व कर लिया है, सागर बिसरा भेज रहे हैं। पूरे गांव का सर्वे हो गया है, पूरे गांव का वो हो गया है। जो प्रथम दृष्टया आया था, जो शीतल अहिरवार था, उसकी पत्नी की मौत के बाद से लगातार 9 तारीख से ये लोग शराब पी रहे थे। जो शराब पास में उत्तर प्रदेश के ठेके से लाई गई थी, नॉन स्टॉप पी शराब। उसके कारण से पहले पिता पुत्र और बाद में बीमारी की हालत में 2 अन्य लोग, जो लला और गुलाब नाम था, एक जयराम है, उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। जो वहाँ पर उत्तर प्रदेश से ला के कुछ लोग स्टॉक करके शराब बेचते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। प्रदेश में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल फिर छतरपुर में 4 लोग जहरीली शराब पीने से काल के गाल में समा गए। इस तरह प्रदेश में 10 माह में अब तक 60 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से अपनी जान गंवा चुके हैं। और शिवराज जी हैं कि निरंतर मीडिया में बयान देकर सिर्फ सुर्खियां बटोरते हैं और कहते हैं गाड़ दूंगा, टांग दूंगा, निपटा दूंगा, लेकिन ना तो मध्य प्रदेश में बहू बेटियों पर अत्याचार बंद हो रहे हैं, और ना ही सरकारी कर्मचारियों पर हमले बंद हो रहे हैं, और ना ही जहरीली शराब पीने से मौत का सिलसिला रुक रहा है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी से केजी पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस से दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार जो है हम देख रहे हैं, चाहे छतरपुर की बात हो और इससे पहले मुरैना की, उज्जैन की बात हो, जहरीली शराब पीने से जो है
मौतों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिर भी गृह मंत्री का कहना है कि ये मौत जहरीली शराब पीने से नहीं हुई है। क्या कहना चाहेंगे? हेलो दुर्गेश जी। जी, सवाल रिपीट कर देंगे प्लीज। जी दुर्गेश जी, लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में छतरपुर से पहले मुरैना की भी बात ले लें, उज्जैन की, लगातार जहरीली शराब पीने से मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं और फिर भी इस पर लगाम नहीं लग पा रही। वहीं अगर हम गृह मंत्री का बयान सुने, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मौत जहरीली शराब पीने से नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में किसी की मौत हो रही है क्या? मंत्री महोदय से तो अपने को यही पूछना चाहिए था, वो कह देंगे कि नहीं हो रही। उनसे पूछना चाहिए कि महिलाओं के ऊपर क्या मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं, तो वो कह देंगे नहीं, कभी हुआ ही नहीं। ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। अभी मैंने सुना उनका स्टेटमेंट, उत्तर प्रदेश से शराब आ रही है। आप सो रहे हैं? मध्य प्रदेश के अंदर यदि जहरीली शराब या नकली शराब उत्तर प्रदेश से आ रही है, तो फिर आप माफिया राज का खात्मा करने के जो दोहाइयां दे रहे हैं, जो बड़े बड़े डायलॉग देते हैं, वो किस चीज के लिए? इनको रोकने के लिए ना, इनको खत्म करने के लिए। तो ये कहने से सरकार बच नहीं सकती कि उत्तर प्रदेश से शराब आ गई थी इसलिए ऐसा हो गया। यदि उत्तर प्रदेश से भी मध्य प्रदेश के अंदर जहरीली शराब आई है, तो जवाबदेही गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की है। गृह मंत्री को तो लगातार 3 ऐसी घटनाएं होने के कारण इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस दिन से वे गृह मंत्री पद पे बैठे और जिस दिन से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने षड्यंत्र पूर्वक अपनी सरकार बनाई है, उसी दिन से मध्य प्रदेश के अंदर कुछ ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता मिलकर अपनी ही सरकार को कुछ चैलेंज देने पे लगे हुए हैं। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि माफिया राज खत्म कर दूंगा, क्योंकि कमलनाथ जी ने माफिया राज खात्मे का काम प्रारंभ किया था। आज शिवराज सिंह चौहान जी उसी तर्ज पर बोलते जरूर है, पर आप देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही जहरीली शराब बनाने और बेचने का काम कर रहे हो, तो कैसे खत्म कर देंगे ये जहरीली शराब का माफिया मध्य प्रदेश से? बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से सत्ता हासिल करी है, तो इनके यहाँ आंतरिक कुछ ऐसा चल रहा है कि हम नहीं तो तुम नहीं, और तुम नहीं तो हम नहीं, और हम बैठेंगे या तुम बैठेंगे, इसलिए चलिए एक दूसरे को करने के लिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं केजी पाठक जी से। केजी पाठक जी, लगातार जो है सीएम शिवराज सिंह के शब्द, जो शिवराज सिंह जी के शब्द हैं, और उसी को लेकर कमलनाथ जी ने भी ट्वीट किया कि जब कहा जाता है कि गाड़ देंगे, मार देंगे, ये लटका देंगे, इस तरीके के शब्द सीएम का हमने सख्त रुख देखा, लेकिन फिर भी जो है अगर गृह मंत्री का बयान भी देखे कि पास के यूपी से आई, यहाँ से आई, तो क्यों लगाम नहीं लग पा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान लगातार प्रदेश में माफियाओं पर कुचलने के लिए कार्रवाई करते चले आ रहे हैं। और आज की घटना के संबंध में गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है, वो हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए मानने लायक बयान है। और निश्चित तौर पर जो भी घटनाक्रम घटित हो रहा है, उस पर सरकार, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बराबर ध्यान लगाए रहते हैं, कार्रवाई भी करते हैं। इस तरह की जहां भी वारदात पनपती हैं या वारदात फैलाने करने वाले लोग पनपते हैं, तो उनको कुचलने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है। लेकिन किसी घटना के संबंध में गृह मंत्री जी अगर अपना पक्ष रख चुके हैं, वक्तव्य दे चुके हैं, तो मैं समझता हूं कि अब किसी के बोलने के लिए बाकी कुछ बचता नहीं है। बात बताइए, ठीक है, सीएम सख्त हैं, लेकिन क्या सीएम के सिर्फ सख्त होने से ही काम हो जाएगा? पुलिस प्रशासन जो अधिकारी हैं, उनको नहीं कहा जाएगा सख्त लहजे में? तस्करी क्यों नहीं रुक पा रही है? सीएम सख्त हैं और पुलिस और प्रशासन भी सख्त है। सीएम की मंशानुसार लगातार माफियाओं को तस्करी हो रही है केजी पाठक जी? पुलिस और प्रशासन के लोग माफिया को कुचल रहे हैं, चाहे शराब माफिया हो, चाहे ड्रग्स माफिया हो, चाहे मिलावटखोर हो, चाहे कांग्रेस के गुंडे हो, तस्करी क्यों नहीं रुक रही है? मौतों के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? पुलिस और प्रशासन हर तरीके के माफियाओं को कुचल रहा है, चाहे ड्रग्स माफिया हो, चाहे खनिज माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे कांग्रेसियों की गुंडागिर्दी हो, चाहे भू माफिया हो। किसी को भी मध्य प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाएगा। और इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी लगातार सबको कुचलने का काम कर रहे हैं। दुर्गेश जी, क्या लगता है आपको कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन या सरकार सब अपना काम सख्ती के साथ कर रहे हैं? पूनम जी, सबसे पहले तो ये भाई साहब बैठे हुए हैं पाठक जी, इन्होंने कांग्रेसी की गुंडागिर्दी की बात करी। ये मुझे बता दें कि पिछले जो 10-11 महीने का शिवराज सिंह चौहान जी का शासन है, इसमें कौन सा कांग्रेसी कार्यकर्ता किसी गुंडाई में पकड़ा आया हो?
और भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग अतिक्रमण, अवैध शराब में इनकी महिला कार्यकर्ता पकड़ाई। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को बोलने से पहले कम से कम 6 बार सोचना चाहिए कि आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस इस चरित्र को नहीं पालते, भाजपा का चरित्र है। आज मध्य प्रदेश के अंदर कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी के मैं सख्त हूँ और मैं अब उस स्वरूप में नहीं हूँ, मैंने अपना बदल लिया है। हाँ, बिल्कुल सख्त दिखाई दे रहे हैं नारियल की तरह। ऊपर से सख्ती दिखाओ और अंदर से सब माफियाओं को, ड्रग माफिया से लेके हर तरह का माफिया, चाहे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, या जो भी माफिया है, सारे माफियाओं को वे संरक्षण दे रहे हैं अंदर की तरह, नारियल की तरह, जो एकदम कोमल है। पाठक जी क्या संरक्षण मिल रहा है, इसलिए मामले बढ़ रहे हैं, अभी भी थम नहीं रहे हैं? क्योंकि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन्हीं की सरकार के एक मंत्री उमंग सिंगार जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी के कारण शराब माफिया फैल रहा है, रेत माफिया पनप रहा है। उसके बाद कोरोना काल आ गया। हमारे ऊपर इल्जाम डालने से आपकी बात सही सच नहीं हो जाएगी। अत्याचार आपके शासन में हो रहा है, उसका जवाब दो। मुझे भी बोलने दो। ये बोला था, इसने वो बोला था जो आज शिवराज सिंह चौहान जी। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई, जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई और उसके बाद करीब 8 महीने मध्य प्रदेश में नहीं, देश में लॉकडाउन रहा। जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, कांग्रेस के शासनकाल में, कमलनाथ जी के शासनकाल में, दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में आदतें खराब कर चुके और अपराध के रास्ते चल चुके कुछ गुंडे फिर से जब पनपने लगे, बाहर सिर उठाने लगे, ये वही गुंडे जिनका सिर कुचल दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बरकरार रहेगी। शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल जो है शिवराज सिंह चौहान जी के, मध्य प्रदेश के सीएम जी के शब्द हैं, लेकिन वो शब्द कहीं ना कहीं अभी धरातल पर नहीं दिख रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने, उनका सख्त रवैया है, लेकिन पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, उन पर भी सख्ती जरूरी है। कैसे तस्करी हो रही है, क्यों नहीं लगाम लग पा रही है, क्या सिर्फ कार्रवाई नाम की होती है? अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। शिवराज सरकार 22 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र में 2 मार्च को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत कर सकती है। माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार का फोकस किसानों पर ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि बजट में कृषि बजट का उल्लेख अलग से किया जाएगा। कृषि बजट 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहने का अनुमान है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कई कदम उठाने जा रही है। उनकी घोषणा इसमें की जाएगी। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा जाएगा। तो वहीं सिंचाई परियोजना के लिए भी एक बड़ी राशि प्रस्तावित करने की तैयारी है। प्रदेश में कृषि बजट का उल्लेख अलग से करने की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही की थी। इस बार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत कृषि क्षेत्र पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। तो चलिए, मध्य प्रदेश में जो है ये बजट खास इसलिए भी है कि ये लॉकडाउन, कोरोना के बाद आ रहा है और इतने बड़े आर्थिक अवरोधों के बाद एक सार्थक और सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए ये बजट लाया जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे भी समझ लेते हैं कि बजट जो है, जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि काफ़ी अपेक्षा और आकांक्षाओं वाला ये बजट रहने वाला है। मनोज जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है और साथ ही किसानों पर फोकस करने की बात भी कही, किसानों के लिए ये बजट, लेकिन साथ ही अगर हम देखें इस बजट के साथ साथ जो अभी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो क्या ये माना जाए कि बजट आने के बाद कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दामों में राहत मिलेगी? आम जनता का भी ध्यान किसानों के साथ रखा जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो ये जो पेट्रोल डीजल के दाम है, उससे आम जनता के साथ साथ जो किसान है वो भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग करते हैं, ट्रैक्टरों का उपयोग करते हैं, डीजल पंपों का उपयोग करते हैं सिंचाई के लिए। तो इन सब भी चीजों में डीजल का कंजम्पशन होता है। दूसरी बात है, वो अपनी जब उत्पाद शहरों में लेकर आते हैं, चाहे वो अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, तो उसका भी भार इस पर पड़ता है, क्योंकि डीजल महंगा है। क्योंकि अब केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू कर दिया, ऐसे में राज्यों के पास बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं, लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि शायद मध्य प्रदेश सरकार एक्साइज ड्यूटी में कुछ कमी करके जो पेट्रोल डीजल की में राहत है वो लोगों को दे सकती है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। आज भी भोपाल में 50 रुपये प्रति सिलेंडर दाम बढ़ा है,
पेट्रोल जो पावर पेट्रोल है वो 100 रुपए का आंकड़ा पहले ही पार कर चुका है। आम दैनंदिन की चीजें लगातार महंगी होती जा रही है। इन सबको देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि सरकार शायद एक्साइज ड्यूटी में कुछ रियायत दे। इसके साथ ही किसानों को राहत देने के लिए इस पैकेज इस बजट में काफी उम्मीदें की जा रही है। सरकार की ओर से कहा भी गया है कि इसमें किसानों के लिए अलग से बजट प्रावधान होंगे। तो पहले भी कई किसान कैबिनेट सरकार ने बनाई हुई जो इससे जुड़े मामलों पर चर्चा करती है। तो सरकार जो बजट आवंटन अलग अलग विभागवार करती है वो किसानों से जुड़े विभागों में बजट का आवंटन कर देगी, ताकि सीधे सीधे एक बार में समझ में आ पाएगा कि किसानों के लिए सरकार ने इस बजट में क्या कुछ किया है। जी, शुक्रिया मनोज जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं उम्मीद जो है की जा सकती है कि हो सकता है कि बजट में जिस तरीके से सीएम ने कहा है कि अपेक्षा और आकांक्षा वाला बजट ये हो सकता है, और साथ ही किसानों के ऊपर भी फोकस किया गया है, तो उम्मीदों वाला बजट है। और उम्मीद यही करती है, किसान भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनके लिए भी बजट अच्छा हो, साथ ही आम जनता जो है वो भी यही उम्मीद लगाए बैठी कि जो बजट हो वो काफ़ी राहत देने वाला हो। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सोमवार से सभी टोल पर फास्टैग अनिवार्य हो गया है, यानी अगर आपके वाहन में फास्टैग नहीं लगा होगा तो आपको टोल प्लाजा पार करने के लिए 2 गुना टोल टैक्स या जुर्माना देना होगा। बता दें कि ये नई व्यवस्था टू व्हीलर्स के लिए नहीं है। हाल ही में फास्टैग को रिचार्ज कराने में आ रही दिक्कतों को भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दूर कर लिया है। अगर किसी वाहन का फास्टैग अकाउंट रिचार्ज नहीं है तो वाहन चालक टोल पर इसे रिचार्ज करा पाएंगे। रिचार्ज 3 मिनट में होने की बात NHAI तैयारी कर रहा है। ऐसे में आपने अगर अभी तक अपनी कार में फास्टैग नहीं लगाया है तो यह काम जल्द से जल्द करवा लें। हम आपको फास्टैग के बारे में सब कुछ बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जान लें फास्टैग क्या होता है। फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल होता है। फास्टैग रिचार्ज होने वाला प्रीपेड टैग है जो आपको अपनी गाड़ी के विंडशील्ड पर अंदर की तरफ से लगाना पड़ता है। अब फास्टैग कैसे काम करता है ये भी जान लेते हैं। जैसे कि आपकी गाड़ी टोल प्लाजा के पास आती है तो टोल प्लाजा पर लगा सेंसर आपके वाहन के विंड स्क्रीन पर लगे फास्टैग को ट्रैक कर लेता है। इसके बाद आपके फास्टैग अकाउंट से उस टोल प्लाजा पर लगने वाला शुल्क कट जाता है। इस तरह आप टोल प्लाजा पर रुके बगैर शुल्क का भुगतान कर पाते हैं। वाहन में लगा यह टैग आपके प्रीपेड खाते के सक्रिय होते ही अपना काम शुरू कर देगा। वहीं जब आपके फास्टैग अकाउंट की राशि खत्म हो जाएगी तो आपको उसे फिर से रिचार्ज करवाना पड़ेगा। फास्टैग को खरीदने के लिए आपके पास कई सारे विकल्प हैं। इसे आप पेटीएम, फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इसे आप बैंक से भी खरीद सकते हैं। इसे खरीदने की लागत 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। सबसे पहले तो आप जिस वाहन के लिए इसे खरीद रहे हैं वह कार है या जीप, वैन या फिर बस, ट्रक, कमर्शियल वाहन या फिर कंस्ट्रक्शन मशीन, इस पर निर्भर करता है। दूसरा, जिस बैंक से आप खरीद रहे हैं उसके जारी करने के संबंध में उनकी फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट पॉलिसी क्या होगी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फास्टैग की कीमत 100 रुपए तय की है। इसके अलावा 200 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे भी जान लेते हैं कि फास्टैग जो है लगाना अनिवार्य कर दिया है, इसके क्या क्या फायदे वैभव जी होंगे। हाँ, फायदे बहुत सारे होंगे पूनम, क्योंकि अब टोल प्लाजा पर गाड़ियां स्लो नहीं होंगी बल्कि गाड़ियां फास्ट हो जाएंगी। क्योंकि हम आमतौर पर देखते थे कि नेशनल हाईवे पर जो टोल प्लाजा होते हैं वहां पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता था, क्योंकि आपको रसीद कटानी पड़ती थी जब भी आप टोल प्लाजा को पार करते थे। और कई बार खुले पैसे की भी दिक्कत बहुत सामने आती थी, क्योंकि कई बार टोल जो होते थे, जो फीस होती थी वो 65 रुपए होती थी तो 63 रुपए होती थी, तो खुले के लिए भी चक्कर लगाने पड़ते थे और ईंधन बहुत जलता था। टोल प्लाजा पर अगर आपकी गाड़ी खड़ी है, कार की बात छोड़ दी जाए, कार के अलावा जितने हैवी व्हीकल आते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं उनमें सामान शिफ्टिंग की जाती है, माल यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जाता है, तो उनका जो एवरेज होता है वो 102 किलोमीटर प्रति लीटर होता है। और ऐसे में उनका वाहन खड़ा रहेगा किसी टोल पर तो ईंधन की खपत बहुत ज्यादा हो जाएगी। सरकार के सामने लगातार समस्याएं आ रही थी, खुलने की भी दिक्कत थी, उसके साथ ईंधन की भी दिक्कत थी, और जो वेटिंग होती है क्योंकि गाड़ियां खड़ी होती है तो एक के पीछे गाड़ी लगती जाती है, और ऐसे में माल वाहक जो गाड़ियां होती हैं उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कई घंटे एक्स्ट्रा ऐड हो जाते। तो इन समस्याओं का केवल एक ही सॉल्यूशन निकला, फास्टैग। पर अब आपकी गाड़ी पर फास्टैग लगा हुआ है तो और आपके खाते में फास्टैग रिचार्ज है
तो आप अपने वाहन को बिना टोल प्लाजा पर रुके केवल आपको अपने वाहन की रफ्तार थोड़ी सी कम जरूर करनी पड़ेगी, ताकि सेंसर आपके फास्टैग में लगे बार कोड को स्कैन कर सके। तो अब बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत सारे फायदे से इसको देखने को मिलेंगे, सरकार को राहत भी मिलेगी। इसके साथ ही वाहन मालिकों की बात करें तो यदि 24 घंटे की इसकी एक सीमा होती है, अगर आपने 24 घंटे के भीतर किसी टोल प्लाजा से गुजरे और वापस दूसरी टोल प्लाजा से रिटर्न जर्नी है, तो रिटर्न का आपका जो टोल प्लाजा की फीस होती है पूनम, वो आधी हो जाती है, जबकि इससे पहले आपको रिटर्न की फीस भी पूरी देनी पड़ रही थी। तो ये वाहन मालिकों को सीधे सुविधा रहेगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन रहेगा, सबसे पहले आप एक बार रजिस्टर कराते हैं तो आपकी गाड़ी की पूरी जो जानकारी है वो बारकोड के माध्यम से फास्टैग में इनबिल्ट कर दी जाएगी। और जैसे ही आपका फास्टैग कहीं निकलेगा, तो चाहे जैसे अगर आपने पेटीएम से उसको रजिस्टर कराया है, एयरटेल का जो मनी बैंक का उससे रजिस्टर कराया, तो आपको तत्काल प्रभाव से पता चल जाएगा कि आपके खाते से कितनी राशि कटी है। जी वैभव जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल फास्टैग जो है लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इसके फायदे भी हैं। फास्टैग लगाना अगर अनिवार्य किया है, तो वहीं अगर नहीं लगाते तो उसके लिए भी सजा का भी प्रावधान, जुर्माने का प्रावधान किया गया है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। स्वच्छता में नंबर 1 आने वाले इंदौर शहर में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते दिनों जहां निगम कर्मियों की वृद्धजनों से अभद्रता का मामला सामने आया था, तो वहीं अब सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिली है। यहां बिजोसन माता मंदिर टेकरी के पास एक लावारिस हालत में महिला मिली, जिसके पांव में घाव होने की वजह से कीड़े पड़ गए हैं। महिला का कहना है कि उसका इलाज सरकारी अस्पताल में पहले हुआ था और इलाज के दौरान ही महिला का पैर खराब होने लगा, जिसके बाद वह बाहर आ गई। वहीं घाव ठीक नहीं होने और देखरेख न होने की वजह से महिला के पैर में कीड़े पड़ गए। हालांकि महिला के पैर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद समाज सेवी संगठन ने महिला को फिर से अस्पताल में भर्ती कराया है। मैं अस्पताल भर्ती करा दूं? नहीं भैया, ये उन्हीं की करामात है। अच्छा, ये आप ही जैसा मेरा पेट था मामूली, तो मेरे को क्या मालूम कि पुराना EMI नहीं है, जो मेरे को अकेले वहाँ ले गए तो क्या उन्होंने मेरे संग कसाईपन करा। नहीं आपका होगा, अब हम ध्यान रखेंगे, हम ध्यान रखेंगे पूरा इलाज का। नहीं भैया, मेरे को मैं जहर खा के ना कुछ भी करके आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन वो कसाई हो क्या नहीं। कहाँ जाना फिर अपने को? तो मैं आपको कह रही चिमन बाग में शमशान घाट में जब वो बुड्ढों का अंदर ले जाते ना, वहाँ मेरे को छोड़ दो भैया। आखिरी मेरा भी और सबका ही स्थान है, तो मेरे को वहाँ छुड़वा दो। चलो मैं छुड़वा लेता हूँ, है ना? और आपके सामने ही आप भी पैसे दे दो, आप भी सब छुड़वा दो भैया। मैं ना, मेरे को नहीं मालूम था कि मैं कसाईयों किया जा रही हूँ। और चलिए तस्वीर आपने देखी, महिला की बात भी सुनी कि किस कदर वो डर गई है। सरकारी अस्पताल में इलाज कराने गई थी, लेकिन वहां ऐसा माहौल दिया गया कि महिला काफी डर गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता कमलेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश्वर, महिला इतनी डर गई है, हमने जो बातें सुनी, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, कोई भी हो डर ही जाएगा ऐसी तस्वीरें देखकर। और जब उस महिला के ऊपर बीत रही है, क्यों आखिरकार सरकारी अस्पताल में इस तरह का व्यवहार किया जाता है मरीजों के साथ? हर बार इसी तरीके के मामले सामने निकल कर आते हैं। पूनम देखिए, पूरा मामला जो है बड़ा मार्मिक और पारिवारिक भूमिकाओं के ऊपर डिपेंड करता है। अब जहाँ एक महिला, वृद्ध महिला है, और वो जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, उनकी मनोस्थिति भी अभी बराबर नहीं है। अब दूसरी बात ये रही कि जिस समय इलाज हुआ होगा उनका, वो घाव प्रॉपर ठीक नहीं हो पाया, उसी का नतीजा ये रहा कि ये कीड़े पड़ गए घाव में। अब वो विक्षिप्त टाइप से एक बिजासन माता मंदिर रोड पर मिली हैं आज, और समाज सेवी संस्था ने कुछ वीडियो बनाया और वीडियो के माध्यम से इनको पहुंचे हैं। अरविंदो हॉस्पिटल इनको एडमिट कराया गया है। बात सरकारी अस्पताल में खामियों की करें तो अभी स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल होगा कि ये कौन से अस्पताल में भर्ती थी और इनका इलाज किस तरीके से हुआ है। ये कुछ समय बाद जैसे ही घटना की परत दर परत खुलती है, तब मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ था पूरे वाकये में। इनके परिजन इनको छोड़कर चले गए हैं या इनकी जो बातें ये कह रही हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो इनके पैर के अंदर कीड़े देखे गए, ये मानवीय संवेदनाओं को हिलाने वाली बात है कि किसी भी व्यक्ति, जिंदा व्यक्ति के अंग में कीड़े पड़ जाएं और उसको देखरेख करने वाला कोई ना हो, ये निश्चित ही एक शर्मनाक स्थिति बनती है समाज के लिए। अब परिस्थितियां क्या रही हैं, क्या नहीं रही हैं, क्योंकि वो सिंगल महिला है, वो रोड के ऊपर रहती थी, बिजासन माता मंदिर एयरपोर्ट के पास में है। अभी गुप्त नवरात्रि भी चल रही है, लोग वहां आते जाते रहे होंगे, इनकी नजर पड़ी होगी, पता नहीं कितने दिनों से ये वहां भिक्षा मांगकर अपना काम चला रही है। ऐसी स्थितियां हैं आपके सामने।
जी शुक्रिया कमलेश्वर आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल ये तस्वीरें जो हैं काफ़ी, कोई भी है इन तस्वीरों को देखकर डर जाएगा और महिला के ऊपर क्या बीत रही होगी ये भी हम समझ सकते हैं। लेकिन जिस हॉस्पिटल में वो भर्ती हुई, हालांकि उस हॉस्पिटल का नहीं पता, लेकिन महिला ज़रूर कह रही है कि मुझे नहीं जाना है, वापस से वो हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहती। कई बार उसको मनाया गया कि चलिए आपको किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा देते, लेकिन फिर भी वो इतना डर गई। तो सोचिए कि किस तरीके से व्यवहार किया जाता है। ऐसे में ज़रूरत है कि कोई सख्त कदम उठाया जाए और निगरानी हो, ताकि सरकारी हॉस्पिटल में जो मरीज हैं वो पहुंच रहे हैं, आने वाले समय में इस तरीके की तस्वीरें ना निकल कर आएं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।